नींग तो गाइस ये विज़न की 18 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इंडिया ड्राइव्स लैंडमार्क WTO डील ऑन सब्सिडीज वैक्सीन वेवर। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी, मतलब कि जो भी क्या करता है, जैसे आपको पता है कि WTO के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ा सा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे हम स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी WTO की डील थी कि आप कितना सब्सिडीज़ दे सकते हो एग्रीकल्चर क्रॉप्स या नॉन एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे, या फिर वैक्सीन में आप कितना छूट दे सकते हो, तो WTO की डील को अब इंडिया ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो गाइस ज़रा मैं आपको एक बार बता दूं, नो डाउट मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ाती हूँ क्योंकि ये मेरा नेचुरल फ्लो है। ठीक है, तो उसको तो मैं मतलब कि एकदम से नहीं कम कर सकती, बिकॉज अगर मैं कम करती हूँ तो वो मेरा एक फ्लो टूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ थोड़ा स्पीड कम करके सुन लीजिए, यूट्यूब में ऑप्शन होता है। दूसरी बात, कहीं को लगता है कि मैं थोड़ा एलेबोरेट कम करती हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं देती, तो गाइज़ मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि अगर आप अभी फ्रेशर्स हो तो जो विज़न की मैगज़ीन होती हैं ये लिटरली काफ़ी टफ होती हैं। ठीक है, मे बी आपको लगता होगा कि यार मैम बड़ी जल्दी पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप खुद पढ़ने लगोगे तो इट विल टेक अ ह्यूज टाइम। ठीक है, आपको कवर करने में एक एक वर्ड को समझने में काफ़ी टाइम लगता है। रही बात क्या, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिसको समझने में आपको टाइम लगेगा, जैसे आपका उधर आप स्टैटिक पार्ट भी पढ़ रहे होंगे, इकोनॉमी भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसे जब वो पढ़ते रहोगे ना तो आपका ये कवर होता रहेगा। मैं भी इनिशियली जब विज़न की मंथली मैगजीन पढ़ती थी तो मैं भी यूट्यूब से ही वीडियो सुनती थी, तो मुझे भी सब कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन जब आपका स्टैटिक पार्ट साइड बाय साइड कवर होता रहेगा तो आपकी ये चीज़ें भी आपको समझ आने लगेंगी धीरे धीरे। ठीक है, रही स्टैटिक पार्ट में कुछ टर्म्स आपको इलेबोरेट कर देती हूँ, कुछ समझा देती हूँ, लेकिन कुछ टर्म्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि मैं उनको हर चीज़ को नहीं कवर कर पाऊँगी, है ना। नहीं तो जो वीडियो है ये 20-25 मिनट की जगह 1 घंटे में कवर होगी। ठीक है, और 1 घंटा के करंट अफेयर्स मतलब इट्स लाइक अननेसेसरी, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमें करंट अफेयर्स को उतना ही टाइम दो डेली की जितना आपको जायज़ लगे। ठीक है, सो दैट आप उसको कवर भी कर लो, टाइम वेस्ट भी ना। ठीक है, तो पॉइंट को समझो। ठीक है, सब कुछ समझने में आएगा अगर आप डेली रेगुलर रहोगे। टर्म्स जो है वो डेली डेली रिपीट होती हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स वीकली टर्म मैनर में रिपीट होंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हर चीज़ टाइम मांगती है। ठीक है, खैर हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यूज़। तो WTO का इट इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दो भी नेशंस के बीच में ट्रेड होता है उनके रूल्स को डील करती है। WTO में 164 मेंबर्स हैं, इसमें यूरोपियन यूनियन भी है, और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं, जैसे ईरान, इराक, भूटान, लिबिया एक्सेट्रा। ठीक है, WTO का जो स्ट्रक्चर है वो डोमिनेट किया जाता है इसकी हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है, जो कि एक मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर WTO मेंबर्स में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम हर साल एटलीस्ट 2 साल के लिए मीट करते हैं। ठीक है, जो हर एक डिसीजर्स ले सके मैटर्स पे अंडर एनी ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, अब क्या हुआ 12th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस के क्या क्या आउटकम आया, हम ये देखते हैं। अब देखो हम किस किस की बात करें, सब्सिडीज़ की और वैक्सीन वेवर्स की। ठीक है, फिशरीज़ में क्या लिखा है, उन्होंने बोला कि जो भी इलीगल, अनरेगुलेटेड या अनरिपोर्टेड फिशिंग होती है उनको मॉनिटर किया जाएगा। किसी भी सब्सिडी मतलब अगर देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपको सब्सिडीज़ मिलती है, लेकिन अगर कोई फिशिंग कर रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर, ठीक है, या फिर रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड, तो वहाँ पे आपको सब्सिडीज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कहीं पे एरिया का वहाँ पे ओवर फिशिंग की जा रही है तो उसको भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उससे हमारा इकोसिस्टम बेकार होगा, फूड चेन भी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है IP वेवर ऑन कोविड वैक्सीन, मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ रहा था। ठीक है, तो उसको वेवर कर रहे हैं, उसको माफ़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी कंट्री क्या कर सकती है, ऑथराइज कर सकते हैं वैक्सीन की प्रोडक्शन, मतलब कि अगर कोई वैक्सीन पेटेंट है, ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर वो वैक्सीन ज़रूरत है, अभी इमरजेंसी होगी, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन वो कर सकती है और उसके लिए आपको कंसेंट नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज एज वेल एज देयर वुड बी नो लिमिट ऑन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये डिसीजन लिया गया है, डिसीजन कोई भी डिसीजन डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक्स पे 6 मंथ्स पे हम लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करें, फ्यूचर में फास्टर पैंडमिक रिस्पॉन्स पे काम कर रहे हैं, सो दैट जो भी पैंडमिक के दौरान जैसे कोविड आया तो इसमें फ्यूअर ट्रेड बैरियर्स हो, मतलब ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स ना हो। WTO रिफॉर्म्स की बात किया जाए तो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है जो रिवाइव किया जाएगा इसको, मतलब किसी दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो गया। इसके अलावा रेफरेंस टू जेंडर एनवायरनमेंट एंड MSME हैज़ बीन मेड इन WTO रिफॉर्म एजेंडा। ठीक है, तो WTO रिफॉर्म एजेंडा में क्या किया गया, जेंडर एनवायरनमेंट और जो हमारी मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज उनको लेकर रेफरेंस लिया गया। नेक्स्ट है E-कॉमर्स मोरेटोरियम, WTO मेंबर्स एक प्रोविजनल डील उन्होंने की है, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस होती हैं उन पे भी कुछ ड्यूटीज़ को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और ये कब करेंगे, अगली मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस तक और मार्च 2024 तक, जो भी पहले होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस WTO क्या होता है, मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस 2 साल में एक बार होती ही होती है एटलीस्ट।
ठीक है, अभी बताया हमने। ठीक है, तो अगली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मार्च 2024 तक, क्योंकि अभी रिसेंट हुई है, तो या तो उससे पहले जो भी होगा तब तक ये हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पे ड्यूटीज़ को एक्सटेंड किया है। WTO मेंबर्स ने बोला है कि वो कोई भी कस्टम ड्यूटी इम्पोज नहीं करते थे सिंस 1998, और जो मोरेटोरियम है उसको पीरियडिकली एक्सटेंड किया है एट सक्सेसिव मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इंडिया इस एक्सटेंशन को लेकर अपोज करती है बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज इस रेवेन्यू से लॉस में। सिंपल बात किया है, सॉरी थोड़ा मैंने आपको उल्टा बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपके ट्रांसमिशन होते हैं उस पर अभी तक कोई भी पैसा नहीं लगता, कोई ड्यूटी नहीं लगती, 1998 से नहीं लगती, और यही फैसला अभी भी लिया गया है कि अभी हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट अगले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है 2024 तक। ठीक है, लेकिन इंडिया ने इसको अपोज किया क्योंकि इंडिया को इसकी वजह से जो पैसा कमा सकते हैं उसको लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि जो डिजिटल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया गया है बाय बिग टेक्निक कंपनीज एंड डेवलप कंट्रीज। तो अगर इसको बार बार हम मना कर देंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप्ड नेशंस को तो फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन डेवलपिंग नेशंस को इसका नुकसान है। फूड सिक्योरिटी, हम क्या कर रहे हैं, फूड सो क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ में मतलब कि पास रहे, सो दैट फूड सिक्योरिटी रहे, प्रोडक्टिविटी बढ़े रहे, तो उस पर फोकस किया जाएगा। इसमें अगेन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पे कोई एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, परचेज फॉर फूड सिक्योरिटी इन अदर कंट्री। मतलब कि अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए आप कोई भी पैसा खरीद रहे हो, फूड खरीद रहे हो, फूड प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल दो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, पता चले आपको इंडिया अपने लोग भूखे मर रहे हैं पर दूसरे को आप खाना खिला रहे हो, तो वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, UN High Commissioner for Reviews releases the annual report Global Trend Forced Displacement in 2021। तो कई जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज है क्या, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, जो भी रेफ्यूजीज हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ जाते हैं उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और उनके लिए बेटर फ्यूचर बिल्डअप करता है। ठीक है, और ये वो रेफ्यूज होते हैं स्पेशली जिनको ज़बरदस्ती उनके कंट्री से भगा दिया जाता है, जैसे रोहिंग्यास हो गए। ठीक है, और उनको स्टेटलेस पीपल भी बोला जाता है। 1950 में ये कमीशन बना था जो क्या करता है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बना था। ठीक है, ये रिपोर्ट ने किया ट्रेंड दिखाएगी कितने लोग लेटेस्ट नंबर ऑफ रेफ्यूजीज आ रहे हैं, कितने लोग एसाइलम किसी कंट्री में सीख कर रहे हैं, या किसी एक ही कंट्री में कितने लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, या स्टेटलेस पर्सन कितने हैं वर्ल्ड वाइड, एज वेल एज वो नंबर ऑफ पीपल जो पहले अपनी कंट्रीज में वापस रिटर्न हो चुके हैं। ठीक है, फाइंडिंग क्या है, 2021 के एंड में देखा गया है जो लोग वॉर, वायलेंस, परसिक्यूशन या ह्यूमन राइट अब्यूज़ की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं वो नियर अबाउट 89.3 मिलियन हुए हैं, जो कि एक साल पहले से 8% बढ़े हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव रिपोर्ट है। इससे पहले 5 मिलियन पीपल इंडिया में इंटरनली डिस्प्लेस होते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स इन 2021। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो डिजास्टर्स की वजह होती है, वो कहाँ हुई है, चाइना में 6 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए हैं। USA की वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेसिपिएंट है, मतलब कि डिस्प्लेस होकर लोग सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, USA जाते हैं। ठीक है, आफ्टर फॉलोड बाय जर्मनी। ठीक है, 69% जो रेफ्यूजीज होते हैं वो 5 कंट्रीज से आते हैं। ऑफकोर्स कौन कौन से, सीरिया एरिया रिपब्लिक जैसे 6.8 मिलियन लोग, वेनेजुला, अफगानिस्तान, साउथ सूडान एंड म्यांमार। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रीज में क्वालिटी लाइफ अच्छा नहीं है तो इनकी वजह से क्या लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। चिल्ड्रन भी माइग्रेट करते हैं, 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन में काउंट करते हैं, और 41% लोगों को फोर्सिबली डिस्प्लेस किया जाता है। 5.7 मिलियन जो डिस्प्लेस पीपल हैं वो अपने एरिया में ऑलरेडी रिटर्न कर चुके हैं इन 2021, इंक्लूडिंग 5.3 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस लोग हैं, और रेफ्यूजीज इतने हैं। मतलब कि जो लोग इंटरनली रेफ्यूज हुए हैं बस वही ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहेगा। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं। Parliamentary Standing Committee on Commerce presented a report titled Promotion and Regulation of E-commerce in India। ठीक है, तो ई कॉमर्स का प्रमोशन और रेगुलेशन क्या जरा हम देखते हैं, जो इसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कॉमर्स बैठी है। कई बार डिस्कस कर चुकी, 2 तरह की कमेटीज़ होती हैं, एडहोक कमेटीज़ होती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं दीज आर परमानेंट इन नेचर। एडहोक कमेटीज़ क्या होती हैं, अगर हमको कोई काम है तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जब हमारा काम खत्म हो गया तो हम उसको डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या सबसे पहले बोला है कि ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी क्रिटिकल डाटा है उसको अभी तक कोलेटेड नहीं किया गया और ना ही मेंटेन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो भी ई फार्मेसी रूल्स है उसको भी अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया। मैंडेटरी जो GST रजिस्ट्रेशन है उसकी वजह से अनड्यू बर्डन बढ़ा है स्मॉल सेलर्स पे जो ई कॉमर्स के थ्रू अपना बिजनेस करते थे। इसके अलावा करंट जो FDI पॉलिसी है वो लिमिटेड है इन एड्रेसिंग द एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन ई मार्केट। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो रही है, मतलब एक कंपनी के द्वारा ज़्यादा डोमिनेशन दिया है, वो अभी भी उस पर लिमिटेशन नहीं आई है। इसके अलावा पर्सनल और नॉन पर्सनल डाटा का जो ट्रीटमेंट है वो सेम फ्रेमवर्क में किया जा रहा है,
और जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, रिकमेंडेशन आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो भी ई कॉमर्स कंपनी है उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है, स्ट्रिक्ट हमें स्टेप्स लेने हैं सो दैट हम ऐसी एंटिटीज ऐसी कंपनीज को देख सकें दैट एक्ट एज अ गेट कीपर प्लेटफॉर्म एंड सेट एज अ थ्रेशोल्ड फॉर क्वालिफाइंग एज अ गेट कीपर। ठीक है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेकर आना है ई फार्मेसी सेक्टर में, जैसे नेटमेड्स, ठीक है, ये सब बन गई हैं। ठीक है, फार्मेसी इन ई फार्मेसी सेक्टर में ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आना है, क्योंकि इलीगल ड्रग्स भी इससे क्या हो सकते हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, एफडीए पॉलिसी को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए बिटवीन फॉरेन एंड इंडियन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा एक डिजिटल मार्केट डिवीजन को क्रिएट करना चाहिए विद इन द कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, सो दैट जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हैं उसको चेक कर सकें। इसके अलावा क्लियर गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि किस तरह से आप डाटा को यूज़ कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जो जनरेट होता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्योंकि एक्टिव रोल प्ले करता है इन रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन देयर प्लेटफॉर्म। मतलब कि आपको पता होगा अमेजन या इसमें कितने डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी कहीं ना कहीं डिलीवर होते हैं सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के भी, तो उन जैसे इश्यूज़ को भी हमें देखना है। इसके अलावा हमें जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम को भी ऑनलाइन सेलर तक एक्सटेंड करना है टू द टर्न, अगर वो टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब कि अगर कोई प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई एक कंपनी 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो उसको जीएसटी के अंदर हमें लेके आना होगा। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई लॉन्च द पेमेंट्स विजन 2025 डॉक्यूमेंट। तो गाइस ये जो न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। अभी जो करंट विजन डॉक्यूमेंट है, जो पेमेंट विजन 2019 to 21 डॉक्यूमेंट पे बना हुआ है, ठीक है, उसी के ऊपर हमने इस विजन को बनाया है। इसमें आउटलाइन किया गया किस तरह से हम आउटलाइन द थॉट प्रोसेस फॉर द पीरियड अप टू द दिसंबर 2025, मतलब कि 2025 तक हम किस तरह से पेमेंट्स को मतलब लॉन्च कर सकते हैं, उस विज़न पे हमने उसको एक्सटेंड किया। जो पेमेंट विज़न 2025 है उसमें हम ये देखेंगे कि इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं कि वो अपने आप की जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं वो फोकस कर रहा है बाय एड्रेसिंग द 4 की चैलेंजेस। मतलब कि हमारा जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो इंटरनल तो चलो ठीक है, लेकिन अब आप क्रॉस बॉर्डर किस तरह से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर भी 4 चैलेंजेस हैं, कॉस्ट, स्पीड, असेस एंड ट्रांसपेरेंसी। और इस डॉक्यूमेंट का थीम है ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। ठीक है, 4 ईज है, दैट इज़ द ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। विजन क्या है, हमें हर एक बंदे को, क्योंकि ई पेमेंट की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो क्योंकि साइबर थ्रेट्स आते हैं तो सेफ बनाना है, सिक्योर बनाना है, फास्ट बनाना है, कन्वीनियंट, एसेसिबल और अफोर्डेबल बनाना है। गोल पोस्ट क्या है इसके, जरा हम देख लेते हैं। इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, सबको इंटीग्रेट करना है, कोई रह ना जाए। इंक्लूजन अगेन रूरल एरिया को लेके आना है। इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा नए तरीके लेके आना है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हर पेमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है ताकि कोई इलीगल चीज़ ना हो सके। इंटरनेशनलाइजेशन अगेन हमें क्रॉस बॉर्डर सबको इंटरनेशनलाइज करना है। इसके अलावा क्योंकि कई ऐप्स होते थे जैसे पेटीएम हो तो चले इंडिया में चल रही हो, बाहर आप कहीं गए वहाँ ना चल रही हो, तो इंटरनेशनलाइज करना है। ठीक है, अब इससे इनिशिएटिव से क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है हम ज़रा देखते हैं। इससे जो हमारे चेक बेस्ड पेमेंट्स है वो 0.25% कम हो जाएंगी। 3 गुना इंक्रीज़ होएगा डिजिटल पेमेंट्स में। ठीक है, यूपीआई की ऑलरेडी हम 50% ग्रोथ देख चुके हैं और एनईएफटी की 20%। इसके अलावा जो पेमेंट ट्रांजैक्शन टर्नओवर है वो भी विद वो भी बढ़ेगी। डेबिट कार्ड के थ्रू जो ट्रांजैक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है बाय 20%। इसके अलावा कैश, क्योंकि अब डिजिटल पेमेंट होते हैं तो कैश इन सर्कुलेशन वो भी रिडक्शन हुआ है अमंग द अदर्स। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इलेक्शन कमीशन वांट्स पीपल टू रन फ्रॉम 1 सीट। ठीक है, अभी ये जो रिसेंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने फ्रेश पुश ली है कि किस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड कर सकते हैं सो दैट जो बंदा कंटेस्ट करता है एक सीट से ज़्यादा इलेक्शन, आपको पता है मतलब कि बंदा एक सीट से ज़्यादा अलग अलग जगह से कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ सकता है। आप देखते होंगे कि राहुल गांधी ने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा है, मोदी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अगर जो बंदा एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा है तो उनके लिए कुछ रूल्स में अमेंड लेके आएंगे। एज एन अल्टरनेटिव हेफ्टी फाइन हम उन पे देंगे ऑन दोज वैकेटिंग वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी एनफोर्सिंग अ बाईपोल। मतलब सपोज करो कोई बंदा 2 सीट्स पे अगर दोनों पे जीत गया तो ठीक है, तो एक ही लेगा, तो एक से तो वैकेंट हो गया, तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। और क्योंकि फिर उसके बाद वहाँ पे बाईपोल बनते हैं। अभी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 33 क्लोज 7 के अकॉर्डिंग जो एक कैंडिडेट है वो मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ सकता है। ठीक है, अब क्या है, इश्यूज़ क्या है इस प्रोविजन से, सबसे पहले क्या इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। सो सेक्शन 70 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो कैंडिडेट को बार करता है कि वो 2 से नहीं लड़ सकता। मतलब कि अगर सपोज करो कैंडिडेट दोनों सीटों से जीत गया तो वो लीगली क्या कर सकता है, एक सीट तो उसको खाली करनी पड़ेगी।
ठीक है। इसके अलावा क्या पब्लिक चेकर पे भी स्ट्रेन पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह से वो क्या करेगा, सीट अपनी छोड़ देगा तो वहाँ पे बाई इलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, उसी वक्त, ठीक है। फिर इससे वोटर पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इससे वोटर को लगेगा कि यार दोबारा मुझे जाना पड़ेगा वोट देने, ट्रैवलिंग होएगा, ट्रैवल होगा, कॉस्ट होएगा, जिसकी वजह से वो इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरेस्ट खो देगा, ठीक है। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी आई थी रिपोर्ट 1990 में, उन्होंने 170 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ने भी बोला था कि हमें बंदे को एक ही सीट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। फिर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, वो एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की जो डील करती है एनी इश्यूज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो सिंपल बात है, वो अब अमेंड करने की बात किया जा रहा है सो दैट एक बंदा एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े। नेक्स्ट है होल्ड इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग्स थ्राइस अ ईयर, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर राइट्स टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो हमारी न्यूज़ है किसमें कवर होगी, पॉलिटी में। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि हमें इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग साल में 3 बार करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम इंटर स्टेट काउंसिल देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पार्ट है अपना। ये एस्टेब्लिश है अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बोलता है कि 5 से देखो तब पहले बात की टेम्परेरी बॉडी है, ठीक है। नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल है इसका, लेकिन टेम्परेरी बॉडी है, क्योंकि हमें जब लगता है कि इसकी नीड है तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और जब नहीं लगता तो उसको छोड़ देते हैं। 1988 में सरकारी कमीशन ने बोला था कि काउंसिल को एग्जिस्ट करना चाहिए था परमानेंट बॉडी, और 1990 में इसको एग्जिस्टेंस कर दिया थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है। दो काउंसिल में कौन कौन मेंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा इसके मेंबर्स कौन होते हैं, सभी स्टेट्स के सीएम और लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली उनकी यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है। हर एक यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, नॉट हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा इसमें 6 मिनिस्टर्स होते हैं जो कैबिनेट रैंक के होते हैं और जो नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। 10 यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं जो कि परमानेंट इन्वाइटेड होते हैं, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल क्या होते हैं, वो लास्ट 6 ईयर्स में सिर्फ एक ही बार मिली है और 1990 सिर्फ 11 बार मिली है। तो आप देख सकते हो 30 या 32 साल में सिर्फ 11 बार मिली है, ठीक है। फंक्शन क्या करती है, 2 स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट होते हैं उनको देखती है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेट करते हैं, सब्जेक्ट को डिस्कस करती है, इन्वेस्ट 2 स्टेट्स और स्टेट्स हैविंग यूनियन एंड कॉमन इंटरेस्ट। रिकमेंडेशन देती है कि किस तरह से आप किसी पर्टिकुलर पॉलिसी एक्शन पे बेटर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी आप सोचोगे क्या, मैंने ये देखो टेम्परेरी बॉडी है, ठीक है। 1988 में सरकारी कमीशन ने बोला था कि इसको एज अ परमानेंट बॉडी एग्जिस्ट करना है, लेकिन ये परमानेंट बॉडी एग्जिस्ट हुई नहीं है, ठीक है। बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप किया गया, बट इट इज़ नॉट अ परमानेंट बॉडी, फाइन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहला है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 एज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, जो कि पार्लियामेंट ने पिछले साल पास किया था। गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन इश्यूज करी हैं रिगार्डिंग कि किस तरह से आप इलेक्टोरल रोल के डाटा को आधार के साथ लिंक कर सकते हो, इलेक्टोरल लॉ को जेंडर न्यूट्रल बना सकते हो फॉर सर्विस वोटर, इसे हम यंग सिटीजन को रजिस्टर कर सकते हो एज वोटर 4 टाइम्स ईयर इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट वन, ठीक है। नोटिफिकेशन को इशू किया जाता है इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके। नेक्स्ट है एनिमी प्रॉपर्टी, पहले भी पढ़ाया हुआ मैंने आपको, लेकिन आई थिंक 1-1.5 साल हो गया। सीबीआई ने क्या किया है, एफआईआर रजिस्टर्ड करी है अगेंस्ट कुछ ऑफिशियल्स के जो एनिमी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं और जिन्होंने जानबूझ के क्या करा है, कुछ कमर्शियल लैंड को इलीगली लीज पे दे रखा है। अब एनिमी प्रॉपर्टी क्या है, देखो ध्यान से सुनना। इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ 1965 में, 1971 में, तो कुछ लोग क्या किया है, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, ठीक है। तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में ही रहेगी। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, उन लोगों की जो प्रॉपर्टीज अपने पास ले लेते हैं जो पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान की नेशनलिटी हो गई है। अभी जो एनिमी प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसके पास है, दे आर वेस्टेड इन द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज फॉर इंडिया, सेम वाज प्रॉपर्टी। और यही उन लोगों के साथ किया गया जो लोग चले गए चाइना में 1962 में जब सीनो इंडिया वॉर हुआ था, फाइन। और अब उनके पास चाइना की नेशनलिटी है। अब एनिमी प्रॉपर्टी को गवर्न को करता है, इट इज़ गवर्न बाय द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, ठीक है। तो अभी क्या है, क्योंकि कुछ ऑफिशियल्स इसको मैनेज करते हैं तो उस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट अभी सीबीआई ने एफआईआर करी है, क्योंकि वो क्या किया, उन्होंने उस लैंड को क्या कर दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट को उसको लूज पे दे दिया, मतलब कि वो पर्सनल इनकम कमा रहे हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 1989 में एस्टेब्लिश की गई है, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है। जो काम क्या करती है, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मतलब जो 2 नंबर का पैसा उसको 1 नंबर में कन्वर्ट करती है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग करती है या अदर रिलेटेड थ्रेट्स जो हमारे अपने फाइनेंशियल सिस्टम को ख़राब कर सकती है। 37 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इसका, यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये 2 लिस्ट करती है, एक तो
ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, पाकिस्तान मैक्सिमम ग्रे लिस्ट में रहता है इनकी, ठीक है। हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन, मतलब कि ब्लैक लिस्ट में वो लोग कंट्रीज होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे से वो देखती है। ग्रे लिस्ट में जुरिस्डिक्शन करती है अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी पाकिस्तान को इसने ग्रे लिस्ट में रखा है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जून 2018 से है, मैंने आपको भी बोला था, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है और जिसकी वजह से टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है। WHO रिलीज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट। अब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट है, देखते हैं। लिखा हुआ है ऑलमोस्ट जो 1 बिलियन लोग हैं, जिसमें जो 14% एडोलसेंट्स हैं, मतलब कि यंग लोग हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज से रह रहे हैं इन 2019। इसके अंदर जो 71% साइकोसिस पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। अगर हम प्रोग्रेस देखें टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान, उसको भी स्लो है। इसको अडॉप्ट किया गया बाय ऑल 194 मेंबर्स, ठीक है। इसका एम ये है कि हमें क्या करना है, वेलबींग को प्रमोट करना है और मेंटल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करना है। 3 वेज हैं कि किस तरह से आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान को अचीव कर सको। मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करके, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके, होम्स, कम्युनिटी, स्कूल, वर्क प्लेसेस, हेल्थ केयर, सो दैट आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, और मेंटल हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करके। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है मैसरन एंड चेरापूंजी। मैसरन और चेरापूंजी को ज़्यादा रेनफॉल मिला इन डे देन एंटायर कंट्रीज एवरेज इन जून। मतलब एक जून के एवरेज अगर आप देखोगे एंटायर कंट्री, तो उसको इतनी रेनफॉल नहीं मिली जितनी सबसे ज़्यादा एक दिन में मैसरून और चेरापूंजी को मिल गई। दोनों जो चेरापूंजी और मैसरून है वो मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के विंडवार्ड साइड पर पड़ते हैं। इनको बहुत ज़्यादा रेनफॉल मिलती है फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून थ्रू द बे ऑफ बंगाल ब्रॉन एज, ठीक है। ये लोकेशन बॉर्डर की जा रही है बाय हिल्स ऑफ द 3 साइड। जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं वो ब्लॉक किए जाते हैं बाय माउंटेन लीविंग द बे ऑफ बंगाल मानसून गेट स्टक टू द दिस प्लेस। फाइन। नेक्स्ट है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी के जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं रंजना प्रकाश देसाई, वो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। अब गाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वो स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशरी अथॉरिटी है, जो क्या करती है, प्रेस के मैटर्स को देखती है। ये देखती है कि जो भी कंप्लेंट्स जो भी प्रेस के अगेंस्ट आ रही है उनको देखती है, क्योंकि अगर किसी बंदे ने एथिक्स वायलेट किए हैं या वायलेट किया फ्रीडम ऑफ द प्रेस को, ठीक है। हेड किया जाता है बाय चेयरमैन, जिसको एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है। प्रेजेंटली इस काउंसिल जो फंक्शनिंग होती है वो गवर्न किया जाता है बाय प्रेस काउंसिल एक्ट 1970, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए इसकी चेयरमैन कौन बनी है, रंजना प्रकाश देसाई, और फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है। नेक्स्ट है रुक्मणी कृष्णा यात्रा। अभी का जो नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी है दैट इज़ एमिंग फॉर मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन, जिसका काम है मोन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, और रुक्मणी कृष्ण यात्रा को ऑर्गेनाइज करना बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, और उसको प्रमोट करती है नेशनल लेवल पे। ये माना जाता है रुक्मणी क्या करती है, ईदी मुश्मिक ट्राइब से बिलोंग करती है। ईदी मुश्मिक ट्राइबल एथनिक कमेटी है जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में रहती है। रुक्मणी भिष्कमा नगर की थी, और जो कि एक मिथोलॉजिकल साइट है जो 30 किलोमीटर सिचुएटेड है फ्रॉम रोइंग इन द लोअर दिबांग वैली। पोरबंदर गुजरात में कृष्णा की जो मैरिज है वो अरुणाचल की रुक्मणी को सेलिब्रेट हुई, क्योंकि वो बोलते रुक्मणी कृष्णा जी की पत्नी थी, ठीक है। तो माना जाता है जो रुक्मणी है वो इस ट्राइब से बिलोंग करती है, और गुजरात में सेलिब्रेशन भी किया जाता है इनकी मैरिज को। प्लेसेस इन न्यूज़, वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक आपको पता ही है टेरिटरी है पैलेस्टाइन की, और लैंडलॉक्ड रीजन है वेस्ट ऑफ द जॉर्डन रीजन रिवर इन द मिडल बैंक। गाजा स्ट्रिप एक अदर टेरिटरी है। इसराइल ने वेस्ट बैंक को कैप्चर किया था 1967 में, और पैलेस्टाइन इसको चाहते हैं, और इसी की वजह में लड़ाई होती रहती है। बॉर्डर करती है नॉर्थ में इसराइल से, वेस्ट और साउथ से, और जॉर्डन इसके ईस्ट में है। जोग्राफिकल जो फीचर है, जो वेस्ट बैंक में जो टेरिटरी है उसमें नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड लाइमस्टोन हिल्स हैं। जो हिल्स हैं वो इसकी जॉर्डन वैली में जाती है, और जो डेड सी के साथ इसका एरिया कुछ अटैच्ड है, विच इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑन द अर्थ, कौन, डेड सी। नेक्स्ट है खेरसोन। अभी जो खेरसोन रीजन की जो प्रॉक्सी गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी न्यू बॉर्न्स हैं उनको रशिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। खेरसोन एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है साउदर्न यूक्रेन में, विच इज सिचुएटेड ऑन द डनेपर रिवर दैट फ्लोज इनटू द ब्लैक सी। ब्लैक सी में जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है रशिया के लिए। पहला मेजर अर्बन सेंटर है जो रशियन फोर्सेज के अंडर बना ड्यूरिंग द ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो क्या जो 18 जून के डेली करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।